नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, समाज की चेतना को कुंद करने, उसे पढ़ने लिखने समझने के किसी भी उपक्रम से दूर करने के लिए अब पुस्तकालयों को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तो लोगों के दिमाग में ऐसे मनोरंजन और उपभोगवादी विचार भर दिए जाते हैं कि वे पुस्तकों से खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। विभिन्न माध्यमों से अधकचरा सामग्री की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग का भी यही मकसद है। इस समाज विरोधी प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए पेश है आज का ताना बाना। आज ताना बाना में आप देखेंगे, हिंदी में जीवनी लेखन के अभाव पर एक बहस में हिस्सा लेंगे 3 वरिष्ठ लेखक एवं आलोचक हरीश त्रिवेदी, रोहिणी अग्रवाल और प्रेमचंद गांधी। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी दूसरी आवाज में याद कर रहे हैं महाकवि मुक्तिबोध की दूरदृष्टि को। जानी मानी कवयित्री सुजाता से सुनेंगे उनकी कुछ कविताएं। ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने व्यंग्य स्तंभ ना काहू से बैर में महंगाई नामक जहर पर कटाक्ष करेंगे और अंत में सुनेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव से उनकी कविताएं। हिंदी में जीवनियां बहुत कम लिखी गई हैं, बहुत कम लिखी जा रही हैं। खासतौर पर अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो आवारा मसीहा, कलम के सिपाही और हाल में लिखी कुछ जीवनियों पर जाकर पूर्ण विराम लग जाता है। सवाल उठता है कि जीवनी लेखन में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हमारे लेखकों की रुचि जीवनी लिखने में नहीं है? क्या वे जीवनी इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा श्रम और समय लगता है, या फिर जीवनी लिखना एक विवादास्पद विषय है जिसमें वो पढ़ना नहीं चाहते हैं? यही वे कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ 3 महत्वपूर्ण लेखक एवं आलोचक हैं, हरीश त्रिवेदी, रोहिणी अग्रवाल और प्रेमचंद गांधी। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। हरीश जी, हिंदी में जीवनियां क्यों नहीं लिखी जा रही हैं, क्यों नहीं लिखी गई? क्या वजह है इसकी? क्या जीवनी में रुचि नहीं रखते हमारे लेखक? क्या जीवनी के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करना चाहते, या जीवनी लिखना एक खतरे का काम है इसलिए इससे दूर रहना चाहते? मुकेश जी, आपने अनेक संभावनाएं गिना दी और पहली बात कहने की ये है कि लिखी जा रही है, धड़ल्ले से लिखी जा रही है। और अभी हाल में तो बल्कि एक उफान सा आया हुआ है हिंदी में जीवनी लिखने का, जो रजा फाउंडेशन के अशोक वाजपेयी जी की कृपा से संभव हो रहा है। उन्होंने यह मानते हुए कि हिंदी में जीवनी का अभाव है, इधर दृष्टि डाली और उन्होंने फेलोशिप्स दी हैं जीवनी लिखने के लिए। मेरे पास सब तो नहीं है लेकिन कई हैं उसकी, उस श्रृंखला की मैंने पढ़ी भी हैं। ये रेणु की जीवनी का पहला भाग है, भारत यायावर की है। ये गिरधर राठी ने लिखी है कृष्णा सोबती पर। ये रजनी गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त के परिवार की हैं लेकिन उनको जानती नहीं थी, उन्होंने कुछ उपन्यासात्मक जीवनी लिखी है उनकी। और ये रघुवीर सहाय की जीवनी है विष्णुनागर की। तो ये 4 तो मैंने ध्यान से पढ़ी हैं। और भी ये अभी आई है, हाल में आई है, लेकिन अगर उसके पहले जाएं तो सन्नाटा है। 5 साल की हैं, बिल्कुल सही है। उसके पहले अमृत राय थे, प्रेमचंद की जीवनी, और रामविलास जी थे, निराला की जीवनी, और विष्णु प्रभाकर थे, शरद चंद्र की जीवनी। उसके बाद सन्नाटा था, 50-60 साल से सन्नाटा था, बड़ी जीवनी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थी। मुझे एक जीवनी बहुत प्रिय है, अभी थोड़ी देर पहले उसकी चर्चा हो रही थी रिकॉर्डिंग के पहले, कि स्त्रियों की जीवनी, सुभद्रा कुमारी चौहान की कितनी सुंदर जीवनी उनकी पुत्री ने लिखी है, सुधा चौहान ने, जो अमृत राय से ब्याही थी, उनकी पत्नी थी। अमृत राय ने अपने पिता की लिखी और सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज इस नाम से अपनी माँ और पिता, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनकी दोनों की सम्मिलित जीवनी लिखी है, जिसका शीर्षक देखिए, मिला तेज से तेज। तो बहुत कम है। लेकिन तो हिंदी में जो आपने कारण बताए, संभावित कारण बताए, एक तो ये हो सकता है कि हमारे यहाँ श्रद्धा भावना अधिक है लोगों के प्रति, तो आलोचनात्मक जीवनी नहीं लिखी जा रही है। दूसरे, तथ्यों का अभाव है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कागजात बचा के नहीं रखता।
चिट्ठी फेंक देते हैं, छोटे घर होते हैं, लोग कहते हैं हमारा जलवायु ऐसा है। यूरोप में तो जरा सी पुर्जी भी बची रहती है 700-800 साल। तो तरह तरह के कारण लोग गिनाते हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि पूरा संपूर्ण कारण कोई बता नहीं सकता, तरह तरह के कारण होते हैं। अब जो नई शुरुआत हो रही है दो तरह से, एक तो जो रजा फाउंडेशन वाली जीवनियां मैंने बताई, ज्यादा अच्छी उनमें से कोई अधिक नहीं है। गिरधर वाली अच्छी है कृष्णा सोबती की, लेकिन मैंने गिरधर से कहा, मेरे पुराने सहपाठी हैं इलाहाबाद के वो, तो मैंने स्वतंत्र भाव से कह सकता हूं उनसे कि आप 2 साल और लगाते और 250-300 पृष्ठों के बजाय 400-500 पृष्ठों की लिखते, ऐसी लिखते कि फिर लिखने की जरूरत न पड़ती 20 साल, तो कितना अच्छा होता। अब बाध्यताएं हर एक की होती हैं, तो लेकिन अब नई शुरुआत एक और हुई है जिसकी ओर आप आएंगे ही, ये जो जी जी आगे की जीवनी आई है। हाँ जी जी, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं रोहिणी जी, आपको क्या लगता है ये हाल के कुछ प्रयासों को, और मैं कहूंगा अगर हरीश जी की बात को मैं ध्यान में रखूं तो आधे अधूरे प्रयासों को छोड़ दें तो क्यों जीवनी के प्रति कोई उत्साह हमारे लेखकों में क्यों नहीं है? मतलब साहित्य से इतर भी जीवनी नहीं लिखी जा रही है, साहित्य से जुड़े लोगों पर तो जीवनी का अभाव है ही, दूसरे क्षेत्रों पर भी उतना काम नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है? दरअसल जीवनी लेखन बहुत ज्यादा श्रम मांगता है, और हमारे सामने एक बहुत ही मानक जीवनी के तौर पर आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की, जहां शरद चंद्र एक साहित्यकार ही नहीं है, बल्कि वे एक मनुष्य के तौर पर और एक अदना सी इयत्ता से विकास करते हुए व्यक्तित्व की और साहित्यिक उच्चता पर, उत्कर्ष पर पहुंचने वाली एक संघर्ष यात्रा का भी उसमें हमें एक बहुत प्रामाणिक चित्रण मिलता है। तो दरअसल इस प्रतिमान के सामने रखकर हर लेखक को, जीवनीकार को अपने आप से यह सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या उसके पास सामग्री संकलन करने के लिए वह इतना श्रम करने को तैयार है। सामग्री संकलन करना, जैसा हरीश जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ तथ्यों को, रेफरेंसेस को सुरक्षित रखने की परंपरा नहीं है, निश्चित रूप से यह नहीं है। तो जब किसी की व्यक्ति की जीवनी लिखी जाएगी, उसके जीवन से जुड़े हुए तमाम तथ्य, उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति, जिन स्थानों पर वह रहा है, उन स्थानों का भूगोल, परिवेश, उस समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियां, इन सब का बहुत गहराई में उसको अध्ययन करना होगा। और इसके लिए टूरिज्म, पर्यटन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, घुमक्कड़पन। और हम जानते हैं कि आवारा मसीहा में विष्णु जी ने ये कहा था कि उन्हें 8 साल लग गए थे सारे तथ्यों का संकलन करने में। लेकिन जीवनी कार के लिए सिर्फ सामग्री का संकलन ही तो महत्वपूर्ण नहीं है, एक दूसरा चैलेंज सामने आता है, उसे सामग्री की प्रामाणिकता की क्रॉस वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति को लेकर बहुत सी परस्पर विरोधी मान्यताएं मिल सकती हैं, बहुत सी परस्पर विरोधी सूचनाएं मिल सकती हैं, उनमें से वो किस सूचना को प्रामाणिक माने, किसे वह छोड़े, यानी उसे कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन करते हुए अपनी दृष्टि को भी जीवनीकार को सामने रखना होगा कि वह एक विशेष कालखंड में किसी एक व्यक्ति का चयन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके व्यक्तित्व के किस आयाम को वह उभारना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम व्यक्ति पूजा के बहुत ज्यादा गुलाम हो गए, हमारी मानसिकता, जैसा हरीश जी ने भी कहा, तो हम अपने वर्ण विषय को लार्जर देन लाइफ के रूप में प्रतिष्ठित करने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। जीवनीकार के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज यह भी है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि जीवनीकार को यह देखना होगा कि वह जीवनी इस रूप में प्रस्तुत करे कि उसमें रोचकता और कौतूहल के साथ साथ तथ्यात्मकता, प्रामाणिकता भी हो और कल्पना का वह संयोग भी करे। ये सारे तत्वों का सहमिलन ही उसे एक उत्कृष्ट जीवनी बनाता है। इसी वजह से आज भी आवारा मसीहा मानदंड के रूप में है। तो प्रेमचंद जी, रोहिणी जी ने जितनी कसौटियां बताई हैं या हरीश जी ने जो डिमांड की है जीवनी लेखकों से, क्या वो इतनी ज्यादा है कि आमतौर पर लेखक घबरा जाते हैं कि भाई छोड़ो, इस धंधे में पड़ो ही मत? क्योंकि आप देखिए, आवारा मसीहे के लिए विष्णु प्रभाकर जी ने 8 साल मेहनत की। अभी मेरी बात हो रही थी अक्षय मुकुल जी से,
तो वो बता रहे थे 5 साल तक उसमें लगे रहे और तकरीबन 20 ट्रंक दस्तावेजों के उन्होंने खंगाले। उनका जाहिर है कि अध्ययन किया, उनको कैसे इस्तेमाल करना है जीवनी में, इस पर काम किया। क्या हमारे हिंदी में इस तरह के श्रम करने की आदत नहीं है, परंपरा नहीं है, इसलिए इस तरह का लेखन भी नदारद है? अनम्यूट कर लीजिए प्रेमचंद जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। जी मुकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो जितना श्रम जीवनी कार को करना पड़ता है, मैं समझता हूँ कि आवारा मसीहा के बाद विष्णु प्रभाकर कोई दूसरी जीवनी नहीं लिख पाए, और ना ही आप मदन गोपाल जी की जैसे कलम का मजदूर है या कलम का सिपाही अमृत राय की है। तो एक व्यक्ति, मुझे लगता है कि जीवन में एक से अधिक जीवनी नहीं लिख सकता, और उसके लिए भी इतना श्रम, जैसे अभी आपने बताया कि 8 साल लगाए, 5 साल लगाए, तो इतना श्रम भी जरूरी होता है। एक मुझे जो सबसे बड़ी चीज लगती है कि उस लेखक के साथ या उस व्यक्तित्व के साथ आपका एक रिश्ता होना चाहिए। वो बहुत आत्मीय रिश्ता भी हो सकता है, बहुत दुश्मनी वाला भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप एक लेखक के तौर पर, मैं कहूँ कि मुझे अगर किसी की जीवनी लिखनी है तो मुझे उसके जीवन के बारे में सिर्फ तथ्यात्मक ही नहीं, मेरा एक आत्मीय रिश्ता भी उसके साथ होना चाहिए। पता नहीं किसी एक बड़े आलोचक ने कहा है कि जब तक नहीं, फिर तो आप देवता बनाने लगेंगे, वो श्रद्धा वाली भावना आ जाएगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं, उसको तटस्थ भी होना चाहिए ना, तटस्थता के साथ भी और एक तटस्थ होना ही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जितनी भी जीवनियों की आप बात कर रहे हैं, अभी चर्चा की, मैं 2 जीवनियों की ओर चर्चा करना चाहूंगा। शरद दत्त की जैसे कुंदन और ऋतु आए ऋतु जाए, जो अनिल विश्वास पर लिखी गई। अब कुंदन, जो कुंदन लाल सहगल पर शरद दत्त ने लिखी, वो मैं समझता हूँ कि कुंदन लाल सहगल के बारे में जितनी भी गलतफहमियां थी वो सारी उसमें खत्म हो जाती है। जैसे कि कुंदन लाल सहगल के बारे में कहा जाता है कि वो शराब पीकर ही गाते थे, लेकिन इस जीवनी से पता चला कि वो हमेशा शराब नहीं पीते थे, या शराब के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी मृत्यु तो डायबिटीज के कारण हुई, जिस समय डायबिटीज का कोई इलाज भी नहीं था, इंसुलिन की भी खोज नहीं हुई थी। तो ये इस तरह के तथ्यों के साथ भी मुठभेड़ करनी पड़ती है, और जो सिर्फ तथ्य ही तो नहीं होता ना जीवनी में, तथ्य से के अतिरिक्त एक उस समय का पूरा इतिहास, उसका कालखंड, उसके जो व्यक्ति के साथ जिन लोगों के रिश्ते रहे हैं, उनके क्या संबंध थे, और उसकी अपनी जो समझ थी, या वो व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि अधिकांश जो जीवनियां लिखी गई है वो सफल लोगों की है, प्रसिद्ध लोगों की है, आम लोगों की जीवनियां नहीं है। जैसे मान लीजिए निराला की बात आपने की, तो मैं कहूँगा निराला की कुल्ली भाट अपने आप में एक जीवनी, जो एक बिल्कुल साधारण मनुष्य की जीवनी। तो जीवनी लिखने की अपनी समस्याएं हैं, और उसमें श्रम की तो बात है ही। मुझे लगता है कि हिंदी में जीवनियां पढ़ी बहुत जाती हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में उस पर कोई काम नहीं होता, उस पर चर्चा नहीं होती, आलोचना तो बिल्कुल ही नहीं होती। अखबारों में जरूर उसकी समीक्षाएं छपती है, क्योंकि किसी व्यक्तित्व के बारे में कोई किताब लिखी गई है, जीवनी लिखी गई है, तो उसका एक थोड़ा सा मूल्य होता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों में या पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रही है जीवनी। और आप देखिए कि हिंदी की तो बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन अंग्रेजी में मैंने सुना है कि बायरन की 200 से ज्यादा जीवनियां लिखी गई, और आज भी लिखी जा रही है। अंग्रेजी में अब जैसे डायना वाली जो किताब है, हर ट्रू स्टोरी, या वॉन गॉग की ले लें आप, वॉन गॉग की इतनी बेहतरीन बायोग्राफी है जी। और हमारे यहाँ एक और चीज हो गई, हिंदी का तो नहीं, लेकिन भारतीय समाज में देखें कि जिन लोगों की जीवनी लिखी जानी चाहिए, अब वो कहते हैं कि वो स्वयं आत्मकथाएं लिख रहे हैं, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे कलाकार हो, या बड़े लोग हों। हालांकि वो, हम जानते हैं कि वो स्वयं लेखक नहीं है, लेकिन कोई उनके लिए किराए पर लिखता होगा, या तो हिंदी में हिंदी में स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। लेकिन जैसा अभी हरीश जी कह रहे थे कि रजा फाउंडेशन की तरफ से प्रस्ताव इस तरह के गए हैं, और उससे कुछ जीवनियां लिखी जा रही है। अभी हमारे मित्र हैं अशोक कुमार पांडे, वो राहुल जी की जीवनी लिख रहे हैं, शायद समाप्ति हो गई है ऐसा बता रहे थे आने वाले। तो हिंदी में जीवनी को लेकर इस तरह का काम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जी इसको हरीश और जी। बढ़ाने की जी जरूरत है, और उसको मैं जी। समझता हूँ कि कुछ विश्वविद्यालयों के या पाठ्यक्रम के स्तर पर भी कुछ चीजें होनी विश्वविद्यालयों के चाहिए भरोसे मत रहिए प्रेमचंद जी, विश्वविद्यालय बहुत खराब कर रहे हैं साहित्य के साथ, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। और विश्वविद्यालयों का अपना पतन हो गया है बहुत, तो जी। वो पहले खुद तो समझ जाएं। लेकिन ये दूसरा विषय है। हरीश जी, अंग्रेजी में अगर इतनी लिखी जा रही तो इसकी वजह क्या है? वहाँ कोई ऐसी परंपरा रही है जीवनी लिखने की, जीवनी को महत्व दिया जाता है, साहित्य में इस विधा को इतना सम्मान मिला हुआ है कि जीवनी लेखन को लोग इसको अपनाते हैं, इसको करते हैं। हमारे यहाँ जीवनी लेखन को उतना महत्व, उतना सम्मान नहीं दिया जाता। हाँ ठीक है, जीवनी लिखी है, लेकिन उपन्यास लिखें तो आप बड़े साहित्यकार समझे जाएंगे। इसमें दो बातें हैं मुकेश जी। पहली बात यह है कि जीवनी का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। जीवनी विधा का विकास अभी हाल में जो पिछले 50-100 साल में हुआ है, वो पूरे विश्व में नई चीज है। लेकिन उसके पीछे जाएं तो एक और बात है कि पश्चिम में जीवनी लिखने की जो प्रथा है वो वो रोमन एम्पायर के समय से है। ग्रीक में भी है, लेकिन रोमन में तो दृढ़ हो गई थी। रोमन एम्परर्स की जितनी जीवनी लिखी गई हैं और इतनी प्रामाणिक तरह की जीवनी लग रही हैं, वो लिखी गई हैं, जिनके आधार पे बहुत कुछ और साहित्य रचा गया। शेक्सपियर ने अपने नाटक लिखे जिनके आधार पर, जूलियस सीजर वगैरह। तो ये जीवनी की परंपरा उनकी पहले से है। हमारे यहाँ भी और मुगल इसका, बादशाहों ने जीवनियां लिखवाई हैं। हाँ हाँ, देखिए जी उसका आधार क्या है। अब इसमें किस तरह कहा जाए, आजकल बड़ी नजाकत का जमाना है। देखिए, पश्चिम की ही जो तथ्यात्मक प्रणाली है, तथ्यों के आधार पर ही सत्य स्थापित हो जाता है उनके यहाँ, वो हमारे यहाँ नहीं रहा। हमारे यहाँ तथ्य में और सत्य में बड़ा भारी भेद रहा। तो हमने तथ्य को कभी इतना महत्व नहीं दिया। वहां पर जैसा आपने कहा, देखिए हर्षचरित भी लिखा गया हमारे यहाँ, लेकिन वो उस तरह का नहीं था जैसे मुगल बादशाह ने अपना चरित्र लिखवाया, या बाबर ने तो अपनी आत्मकथा लिखी स्वयं। तो इनकी जो परंपरा है, या जो मसनवी लिखी अमीर खुसरो ने, उनके देखते देखते तो कितने 6-7 बादशाह आए चले गए, हर एक की मसनवी लिखी उन्होंने। तो ये जो परंपरा है, ये बाहर से ही आई है हमारे यहाँ, और कभी अब तक जड़ नहीं जमा पाई। इसमें दिक्कत क्या है कि तथ्य और सत्य का जो संबंध स्थापित हुआ, वहां के लोग आए, अरे जब उन्होंने हमारा इतिहास, हम उन्होंने कहा कि भारत में किसी चीज का इतिहास ही नहीं है, भारत का ही इतिहास नहीं। जेएस मिल ने यही कहा। मैकॉले ने हमारा मजाक उड़ाया और कहा कि जहां इतिहास के नाम पर पुराण मिलते हैं, जिनमें लिखा होता है कि एक राजा ने 30,000 साल राज्य किया, उनका क्या भरोसा। रोमिला थापर ने अभी अपनी अंतिम पुस्तक में पहली बार माना है कि पुराणों का भी ऐतिहासिक महत्व है। इतिहासकार जो मानते रहे हैं और जो बादशाहों के दरबारी लिखते रहे हैं, उन आपको लगता है कि अकबर की जो ऐने अकबरी लिखी गई वो तथ्यात्मक है? कदा भी नहीं है। कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है। अकबर पैसा देता था, दरबार में रखता था, तब तो लिखवाता था, लेकिन हम उसको इतिहास मानते हैं। तो ये जो फाक है, ये समझने की जरूरत है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा जीवनी के बारे में, जो सभी जगह सच है, रोहिणी जी ने संकेत किया उसकी ओर, कि कई जो हमें लगता है कि जीवनी लिखने के लिए जो अनेक गुण चाहिए जीवनीकार में, उनमें एक काल्पनिकता भी है। केवल तथ्य से नहीं बनती जीवनी। तथ्य के साथ साथ व्यक्तित्व की और उस समाज की समझ जो चाहिए, वो केवल तथ्यों से नहीं आएगी। और हमारे समय में क्या बुरी बात हुई है, पहले तथ्य थे ही नहीं। अब हमको लगता है कि हर एक चीज के बारे में तथ्य उपलब्ध है, गूगल पे हैं, विकिपीडिया में हैं, इंटरनेट में और सब जगह फैले हुए हैं तथ्य, और वही सच है। वर्जीनिया वुल्फ जो उपन्यासकार थी, अलग तरह की, इंग्लैंड में, उन्होंने एक निबंध लिखा जीवनी पर। जीवनी कैसे लिखी जाए और जीवनी में क्या अपेक्षित है, इस पर लिखा उन्होंने। और उसका शीर्षक है ग्रेनाइट एंड रेनबो। ग्रेनाइट मतलब जो बहुत ही कड़ा पत्थर होता है, जिसे हम ग्रेनाइट कहते हैं, और रेनबो। तथ्य जो हैं
वो वज्रादपि कठोर उस पत्थर का काम करेंगे। तथ्य तो होना ही चाहिए, और तथ्य जमीन पर ही मिलेगा, जमीन से जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन आप आकाश की तरफ भी तो देखें, जहां सतरंगा इंद्रधनुष है। तो ग्रेनाइट और इंद्रधनुष का मेल जब तक नहीं होगा किसी जीवनी जी में, तो आप चाहे जितना ब्यौरा दे दें, वो व्यक्ति जीवित होकर खड़ा नहीं होगा पाठक के सामने। और जी जीवनीकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि उसे लगे कि एक जीवित व्यक्ति है, इसका जीवन हम जी रहे हैं इस जीवनी के माध्यम से। और ये दोनों काम करना बहुत मुश्किल है। बल्कि अब तो भारत में, और जीवनी में नहीं, हिंदी में नहीं कहता मैं, अंग्रेजी में तो तथ्यात्मकता इतनी प्रधान हो गई है। 3-3 वॉल्यूम्स में, हजार पृष्ठों के 3-3 वॉल्यूम्स में जीवनी चली जाती है, जिसका किसी को पढ़ने का मन नहीं होता। और केवल तथ्य होते हैं, ब्यौरा होता है, जिसे कहते हैं लॉन्ड्री लिस्ट। जी तो दोनों के बीच का संतुलन चाहिए। जैसे अभी आप बात करेंगे ही, अक्षय मुकुल की जो जीवनी आई है जी अज्ञेय पर, बिल्कुल नई तरह की चीज है। उसे देखते ही, थोड़ा उलटते पलटते ही, मैंने कहा, उसके विमोचन में गया था मैं इंडिया जी इंटरनेशनल सेंटर में, और अशोक वाजपेयी जी से मैंने ऐसे ही कहा कि नया मानदंड स्थापित करते हैं, हिंदी के लेखक की जीवनी लिखने का नया मानदंड स्थापित करते। क्यों? उसमें तथ्यात्मकता इतनी अधिक है। उन्होंने 20 लोहे के ट्रंक भर की सामग्री उनको उपलब्ध कराई गई, उससे उसको सब लेके उन्होंने लिखी है। और ये सामग्री कहाँ से आई? हम लोग कहते रहे हैं कि भारत में कोई अपने कागज पत्तर बचाता नहीं। अज्ञेय को आप चाहे जितना अंग्रेज कहें, वो 20 ट्रंक भर अपने जीवन की सामग्री बचा के रख गए थे। वो परोस दी गई अक्षय मुकुल को वसुधा डालमिया ने, उनमें कुछ गुण देखा होगा कि अक्षय जी मुकुल के अर्थ हैं, लिखेंगे, अच्छी लिखेंगे, तो उन्होंने उसकी ताली उनको दे दी। मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवनी अपने आप लिख गई उसके बाद, नहीं। एक और बात है उसमें कि अगर इतने तथ्य आपके सामने हैं, तो कभी कभी आपको भ्रम हो सकता है कि इसके आगे कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, उसमें तथ्य से आधे ही चयन तो, करना एक और चुनौती है कि नहीं, क्या उसके रखें अलावा और क्या छोड़ें। जी तथ्य आधे ही तो बचते हैं, आधे गुम हो जाते हैं। उसमें बार बार आता है, आपने तो पढ़ी है, बार बार आता है कि इतने लोगों ने अज्ञेय को पत्र लिखे, वो अज्ञेय ने सुरक्षित रखे। अज्ञेय ने भी जो उनको पत्र लिखे, उन्होंने नहीं सुरक्षित रखे। अज्ञेय बड़े आदमी थे, वो छोटे लोग थे अधिकतर। तब भी हमारे यहाँ न रखने की परंपरा जो है, तो जीवनी में क्या आएगा? जीवनी में उनके पत्रों की प्रमुखता है जो अज्ञेय को लिखे गए, और अज्ञेय ने जो उनको लिखा होगा वो तो उनको पता ही नहीं है। तो एक तरह का बिल्कुल एकांगीपन उसमें अपने आप स्थापित है। जी बड़ी मुश्किल है, मैं क्या कहूँ। जी बिल्कुल। रोहिणी जी, क्या मैंने एक प्रश्न किया था शुरू में हरीश जी से ही, क्या हिंदी के लेखक आम तौर पर पंगा लेने से बचते हैं कि अब कौन हाथ डाले अज्ञेय पर, कौन नामवर जी पर लिखे, कौन अशोक वाजपेयी पर लिखे, एक पूरा दुश्मनी मोल लेना होगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा वगैरह वगैरह। क्या ये भी है कि अपने को विवादों से दूर रख के अपने काम करते रहो, छोड़ो इन सबको? जी, ये तो बिल्कुल इन दिनों ट्रोलिंग एक नए वेपन की तरह हमारे समाज में आ गया है। आप जिसे नहीं पसंद करते हैं, तुरंत कह दें, भावनाएँ आहत हो रही है और आप संगठित होकर सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ एक युद्ध, वाक युद्ध और टिप्पणी युद्ध शुरू कर देते हैं। तो इससे लेखक की वल्नरेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी ही है। लेकिन यह एकमात्र कारण मैं इसे नहीं मानती, निश्चित रूप से यह है। और मैं आत्मकथा के माध्यम से अगर उदाहरण दूं, तो गांधी जी के विरोधी, गांधी जी की आत्मकथा कोई आज तक ट्रोल कर रहे हैं, कुछ एक असहमतियों को दर्ज करते हुए कि पिता की मृत्यु के समय वो किस तरह से सहवास कर रहे थे, किस तरह से मुर्गा खा रहे थे, किस तरह से कस्तूरबा गांधी को उन्होंने बाध्य किया साउथ अफ्रीका में कि वे अपना वो मलमूत्र स्वयं साफ करें, तो वे हिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के नहीं है। तो इस तरह से बहुत से विवाद निकाले जा सकते हैं। तो एक बड़ा कारण अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखने का है। और ये जो कंफर्ट जोन है, जो सुरक्षा घेरा है, दरअसल यही जीवनी लेखन के सामने एक बहुत बड़े अवरोध के रूप में उपस्थित होता है। हम देखते हैं कि आज जीवनी लेखक के पास तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आज उपन्यासकार ही, कथा साहित्य, खासतौर पर उपन्यास, आप देखिए कितने दुबला गए हैं।
मैं उपन्यास जो अमृतलाल नागर, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अश्क, स्वयं प्रेमचंद, इनके उपन्यास अज्ञेय, इनके कितने भारी भरकम उपन्यास हुआ करते थे। दरअसल उस उपन्यास में पूरे युग का वितान आता था और एक पूरा समाज अपने बहुलतावादी स्वरों के साथ उसमें उपस्थित होता था, जिसमें चिंतन था, दर्शन था, समय को पकड़ने का एक संवेदनात्मक आवेग भी था और समय को सृजन करने का भाव भी था। लेकिन आज उपन्यास में क्या हो रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ शोध किया जा रहा है और उस पर भावनाओं का छौंक लगाया जा रहा है। तो जीवनी लिखने में ये सबसे बड़ी बाधा है। जीवनी भावनाओं का छौंक लगाकर बिल्कुल नहीं लिखी जा सकती। जीवनी शब्दों का खेल नहीं है। जीवनी में शब्द चित्र रचने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, अंकित करने पड़ते हैं और उसमें बिंब की और संगीत की एक तानता, एक इंटेग्रिटी, अखंड भाव उसमें पिरोना पड़ता है, ताकि शरत चंद्र की तरह बंकिम चंद्र चटर्जी भी, कालिदासी भी, राजू भी और टैगोर भी वे एक बड़े चरित्र के तौर पर उभर जाएं। तो संवेदना और आलोचनात्मक विवेक के साथ जब तक काल्पनिकता और सामग्री के चयन का विवेक नहीं आएगा, जीवनी आज के रचनाकारों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ही रहेगा। और इसीलिए आज हरीश जी ने बताया बहुत सी जीवनी आई हैं, लेकिन ये याद नहीं की जा रही हैं। याद पड़ती हैं तेज से तेज, सुभद्रा कुमारी चौहान पर लिखी जीवनी या संस्मरणात्मक जीवनी जिसे मैं नाम दूं, वो एक द्वित्व प्रस्तुत करती है, कलम का सिपाही वर्सेस प्रेमचंद घर में। हालांकि उसे हम संस्मरणात्मक कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन दरअसल वह प्रेमचंद को ही फोकस में ला रही है। तो वह जीवनी अपने आप में रोचकता, कौतूहल और एक व्यक्ति के अंतर, जिसे हम यहाँ लार्जर देन लाइफ करने का भाव बिल्कुल भी नहीं है, उस महान कथाकार की दुर्बलताओं को एक व्यक्ति के तौर पर उसे प्रस्तुत करने का भाव है। यह भी एक बड़ा मानक बन सकता है। तो यह एक अंतरंगता के साथ एक आलोचनात्मक दूरी, यह जीवनी लेखक के सामने बहुत बड़े चैलेंज के रूप में है। जी प्रेमचंद जी, ये अक्षय मुकुल की ने जो लिखी जीवनी अज्ञेय की, उसकी बार बार चर्चा हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि देखिए कि अज्ञेय का जीवन भी विवादों से भरा पूरा रहा है। मतलब उनकी हर हरकत पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, चाहे वो उनका रिवोल्यूशनरी पास्ट हो, समझौतावादी, चाहे वो महिलाओं के साथ उनके जो संबंध थे वो कितने प्रेम से प्रेरित थे, कितनी वफादारी थी उनमें, उनको लेकर CIA और फोर्ड फाउंडेशन के पैसों के बल पर यात्राएं और आयोजन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उनके जीवन में थी, ये सारे विवाद। लेकिन अक्षय मुकुल ने उनको डील किया और ऐसा वो इस तरह से डील किया कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई दुर्भावना थी या कोई किसी चीज को छिपाया गया। इस तरह से उन्होंने लेखन किया। तो इस तरह का लेखन, जैसा अभी हरीश जी ने भी कहा कि एक मानक हमारे पास जीवनी लेखन का वो प्रस्तुत करते हैं, ये लिखा जा सकता है बिना खतरा उठाए भी। ये समझ कहाँ से पैदा हो हमारे लेखकों में? देखिए, मैंने अभी को पढ़ी नहीं है वो अक्षय मुकुल वाली, हालांकि उसकी चर्चा सुनी है, आपने भी बताया। तो ये संतुलन तो रखना ही पड़ता है जीवनीकार को हर युग में, कि जिन महान जीवनियों की हम बात कर रहे हैं वो भी, उन लोगों ने भी बहुत संतुलन रखा है कि जबकि दुनिया के लिए वो बहुत बड़े लेखक या बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन जैसे रोहिणी जी ने चर्चा की शिवरानी देवी वाली जो किताब है प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद की एक मानवीय छवि, एक घरेलू छवि की घर में कैसे रहते थे, क्या है। अब तो ये तो रखना ही पड़ता है। संतुलन साधना बहुत मुश्किल काम है, वो चाहे किसी भी विधा में, न केवल जीवनी, क्योंकि जीवनी में अधिक जरूरत पड़ती है। उपन्यास में आप फिर भी छूट ले सकते हैं, कल्पना के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे अभी कुछ साल पहले अर्जुन सिंह की एक जीवनी रामचरण जोशी जी ने लिखी थी, उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो एक ठीक ठाक किस्म की जीवनी है और प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जीवनी है। एक जो मुझे हमेशा लगता रहा है कि मतलब आपकी चर्चा से ये लगता है कि भारतेंदु काल में देखिए कि कितने जीवन चरित्र लिखे गए या जीवनियां का जो प्रारंभिक स्वरूप हमें दिखाई देता है, तो वो भारतेंदु काल था। और उस समय उस काल को देखें तो हमें शायद उस समय ऐसे चरित्र नायकों की जरूरत थी जो जनता में
इस तरह की भावनाएं पैदा कर सके, राष्ट्रवाद कहें या उस समय देशभक्ति या आदर्श नायक प्रस्तुत कर सके। मुझे लगता है कि शायद आज हमारे पास जो समय है उसमें नायक नहीं महानायक हमने बनाकर एक पेश कर दिया, और हम लोग समझते हैं कि इसके अलावा तो कोई जीवन मतलब इससे बड़ा कोई चरित्र है नहीं हमारे पास। तो अब एक जीवनीकार के लिए सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि वो ऐसा नायक भी ढूंढे जिस पर जीवनी लिखी जा सके। अब जैसे आपकी नामवर जी की चर्चा की, अब नामवर जी का जीवन इतना विशाल और उनका अध्ययन और वो सब इतना वैविध्य भरा है कि कोई भी आदमी अगर उन पर लिखने की सोचेगा तो उसे बहुत श्रम करना पड़ेगा। मतलब राजेंद्र यादव का ले सकते हैं जी, राजेंद्र यादव की भी नहीं लिखी जा सकी जी, नहीं लिखी गई जीवनी। तो एक तो हमारा समय ये ऐसा हो गया है कि यहाँ सब कुछ तुरंत में चाहिए, जो इंस्टेंट कॉफी या इंस्टेंट मैगी वाला जो समय है इसमें। नहीं, अब देखिए प्रेमचंद जी, एक मेरा असहमति, हम लोग समय क्यों दोष दे रहे हैं। उसी समय में ये 700 पेज की जीवनी आती है और उसकी चर्चा हो रही है, उसको पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, इसके पाठक अलग हो सकते हैं, उतने विशाल नहीं हो सकते हैं कि आप रेलवे स्टेशन पर जीवनी बिके और लोग सफर में पढ़ते नजर आए। लेकिन इनका एक अपना महत्व है, एक अपना पाठक वर्ग है, उसको ध्यान में रख के लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है बिल्कुल। और जितना श्रम अक्षय मुकुल जी ने किया है कि 20 ट्रंक सामान या तो इतने तथ्य जुटाना, और फिर तथ्य जीवनी सिर्फ तथ्य ही तो नहीं है, उसके साथ कितना बड़ा एक लाइफ स्पान है व्यक्ति का, कितने उसके शेड्स हैं, उन शेड्स के भीतर से एक ऐसा व्यक्तित्व निकाल के रखना जो सबको पसंद आए या कहीं कि जिसको प्रस्तुत किया जा सके। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ जो चीजें होती है हमारे जीवन में, सभी के जीवन में हर चीज तो किसी पाठक की रुचि नहीं होती ना। तो कौन सी चीज को निकाल के रखने में पाठक की रुचि हो सकती है, या किससे इसका व्यक्तित्व बनता है या बिगड़ता है, या कोई शेड सामने आता है, वही तो रखेगा। तो 20 ट्रंक में से अगर मान लीजिए 700 पेज की सामग्री अक्षय मुकुल ने निकाली है, तो उस श्रम को मैं सलाम करता हूँ कि और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये मानक है, तो ये ऐसे मानक हमें हिंदी में और स्थापित करने पड़ेंगे, तब जाके शायद जीवनी साहित्य समृद्ध होगा। जी, एक छोटा सा प्रश्न हरीश जी, जब किसी की जीवनी कोई रिश्तेदार लिखता है, मतलब प्रेमचंद की जीवनी उनके पुत्र लिखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी बेटी लिखती हैं, तो वो कितनी वस्तुपरक होगी, वो कितनी जीवनी होगी। वो संस्मरण हो सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें वो निश्चित रूप से छिपाना चाहेंगे, वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, तो उनको कितना हम जीवनी के स्तर पर मान सकते हैं। आवारा मसीहा को मान सकते हैं, हो सकता है वो दूसरी कसौटियों पर खरी ना उतरे, मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, उतना अध्ययन मेरा नहीं है। लेकिन ऐसी जीवनियां जो मित्र परिचित परिवारजन लिख रहे हैं, उनका क्या महत्व? हाँ, इसके देखिए दो पक्ष हैं, स्पष्ट है। एक तो ये है कि पक्षपात हो सकता है, एक तो ये है कि पारिवारिक श्रद्धा इतनी हो सकती है। अब जैसे ये जो दो पुस्तकों का नाम बार बार आता है, प्रेमचंद घर में, शिवरानी जी को भी जानने का मेरा सौभाग्य रहा। प्रेमचंद तो खैर 1936 में चले गए थे, वो जी बाद में बहुत दिन तक श्रीपत जी के यहाँ रहती थी, अमृत जी के यहाँ रहती थी। बनारस में पुराना सरस्वती प्रेस वाला घर था, उसमें जाड़े में अकेले आके रहती थी। वहां मैं भी 6 महीने रहा उसी घर में, और उनको देखा मैंने। उनमें एक तरह का स्वतंत्र स्वभाव था, कुछ दबंगपन था, अक्खड़पन था, अच्छे अर्थ में। वो उस संस्मरण में भी आता है। उसमें प्रेमचंद कुछ दब जाते हैं बल्कि शिवरानी जी से, जो उनका वृत्तांत है। और जहां तक सभी लोगों की दृष्टि में नहीं दबे होंगे, बड़ा से बड़ा शेर घर में आके दब जाता है, और शिवरानी जी तो अलग ही थी। लेकिन अमृत राय की जीवनी को मैं संस्मरणात्मक नहीं कहूंगा, क्योंकि अमृत राय 14 वर्ष के थे जब प्रेमचंद नहीं रहे। अगर श्रीपत जी लिखते, जो 5-6 साल बड़े थे, तो कुछ और आता इस प्रकार का। नहीं, वो 14 साल के थे और बनारस में रहते थे। ये उनको भर्ती करा दिया था इलाहाबाद में पढ़ने को,
तो ऐसा नहीं था। लेकिन एक बात इससे जो और भी है वो मैं कहना चाहूँगा, हिंदी में जो रज़ा फाउंडेशन वाली जीवनियाँ आई हैं, अधिकतर उन लोगों से लिखने को कहा गया है, ये समसामयिक लोगों पर हैं, रघुवीर साहब पर हैं, कृष्णा सोबती पर हैं, इत्यादि, रेणु पर, इत्यादि, इत्यादि, हमारे ही समय के लोग। उन लोगों से कहा गया है या उन लोग सामने आए हैं लिखने को जो स्वयं जानते थे। इसमें एक बाधा और है, जितना वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उतना ही लिख दिया उन्होंने। जो श्रम चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उनको लगता है इतना पर्याप्त है, तो वो संस्मरण जैसी जीवनी होगी, उसमें अधिक कुछ और नहीं आ पाया। एक बात मैं और कहता हूँ जो आपने शुरू में उठाई थी और जो और लोगों ने भी उल्लेख किया उसका, एक जीवनी लिखने में कितना श्रम चाहिए, कितना समय चाहिए। विष्णु प्रभाकर जी एक ही लिख पाए, अमृत राय जी शायद एक ही लिखना ही चाहते थे, रामविलास जी का भी वही रहा। लेकिन अक्षय मुकुल को देखिए, वो गीता प्रेस के संस्थापकों की एक जीवनी लिख चुके हैं जो प्रहारात्मक मानी गई है, घोर आलोचनात्मक और प्रहारात्मक मानी गई है, और जिसको बहुत से इनाम मिले हैं इसी कारण से अधिकतर। और दूसरी अज्ञेय पर लिखी उन्होंने, वो भी सामग्री के आधार पर। तीसरी अब लिख रहे हैं जयप्रकाश नारायण पर। और उससे अलग हट के मैं एक और जीवनी, ये तो अज्ञेय वाली जीवनी है, मैं एक और जीवनी इन दिनों पढ़ रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग है इससे बढ़ के। ये जॉर्ज फर्नांडीज की जीवनी है। इसके माध्यम से मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। इस व्यक्ति ने, राहुल रामगुंडन नाम के व्यक्ति ने, दिल्ली में ही रहते हैं, 20 साल लगाए, 7-8 साल भी नहीं, 20 साल लगाए, 5-6 साल भी नहीं, 20 साल लगाए, क्योंकि इनका एक विशेष अनुराग था राहुल फर्नांडीज की विचारधारा और व्यक्तित्व के प्रति। और इन्होंने जो मेहनत की है और थोड़ी कल्पना का भी सहारा जिस तरह से इन्होंने लिया है अच्छे अर्थ में, वो अक्षय मुकुल में नहीं मिलता मुझे। ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक आदर्श है लिखने का। और दूसरी बात मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ कि जो इमेजिनेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और रोहिणी जी ने संकेत किया इसकी तरफ, हमारे यहाँ कल्पना कहेंगे तो लगता है कोरी कल्पना है, झूठ है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ है। अच्छा शब्द प्रयोग किया रोहिणी जी ने, बिंब की बात। जब तक हमारे सामने उस व्यक्ति का बिंब नहीं आएगा, उस समाज का बिंब नहीं आएगा, तथ्यों में बिंब नहीं होता, तथ्यों के प्रयोग से बिंब बनता है, और वो बिंब जो है वही जीवन देता है जीवनी को। तो अब मेहनत भी करे आदमी और उस प्रकार की संवेदना भी रखे, तभी सोने में सुहागा होगा, ऐसे नहीं होता। जी, तो जीवनीकार के लिए बहुत कुछ चाहिए। और एक अच्छी बात ये भी उभर के आई कि सारी जीवनियां एक फॉर्मेट में ना हो, एक रूप ना हो, नहीं तो जीवनियों का भी आनंद चला जाएगा, उनमें भी विविधता होनी चाहिए, उनके लेखन में, उनकी प्रस्तुतिकरण में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की इस दिलचस्प चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। सुप्रतिष्ठित कवयित्री सुजाता की कविताएं गहरी अनुभूतियों से उपजी हैं। वे सन्नाटे के उन अर्थों को बयान करती हैं जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं। उनके अंदर की स्त्री बार बार प्रतिरोध के लिए खड़ी होती है, मगर वो नफरत में नहीं, प्रेम में डूबी हुई है। उनकी कविताएं बहुत सारे अलक्षित और विचलित करने वाले विवरणों से भरी होती हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। पहली कविता जो मैं पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है कितना साफ आसमान। कितना साफ हो गया आसमान लॉकडाउन के हफ्ते भर में ही, कहीं धरती ही न दिखने लगे उसमें 21 दिन बाद, आईने की तरह। इतना साफ कि बादलों का एक आध टुकड़ा झेप कर छिपने लगता है इधर उधर, जैसे अकेला और नग्न धर लिया जाएगा। इतना साफ कि बस्तियों में कोई डर नहीं बचा वायरस का भी। अंदर ही नहीं घुस रहे बच्चे दड़बों में, लड़के बाहर हर वक्त। उनकी पतंगे अल्हड़ यौवन की चित्रकारी सी दिख रही हैं इतने नीले आसमान में लड़कियों को अपनी रसोई से। इतना नीला दिख रहा है आसमान
जैसे अभी जन्मा है, जैसे अभी जान रहा है अपना होना, जैसे वह प्रेम में पड़ सकता हो किसी के। इतना साफ है इन दिनों आसमान कि जलंधर में घरों की छत से दिखाई दे रही हैं हिमाचल की बर्फ ढकी धौलाधार की श्रेणियां। इतना तो साफ है आसमान इन दिनों हमारे शहर का भी, लेकिन नहीं दिखता मेरे घर से तुम्हारा घर। ये दूसरी कविता है, नहीं मरूंगी मैं। जाऊंगी सीधी दाएं और फिर बाएं, आगे गोल चक्कर पर घूम जाऊंगी, लौटाऊंगी इसी जगह फिर से। जब सो जाओगे तुम सब लोग, उखाड़ दूंगी यह सड़क, उगा आऊंगी इसी समंदर पर। गोल चक्कर को चिपका दूंगी सड़क के फटे हुए हिस्सों पर। कुछ भी करूंगी, मैं सोऊंगी नहीं आज। मैं मरूंगी नहीं बिना देखे काली रात सुनसान, लैंप पोस्ट की रोशनी में चिकनी सड़कें। मरूंगी नहीं शांति निकेतन के पेड़ों की छांव में, निश्चेष्ट कुछ पल पड़े रहे बिना। नहीं मरूंगी उस विद्रोहिणी रानी का खंडहर महल अकेले घूमे बिना। मर भी कैसे सकती हूं मैं बनारस के घाट पर देर रात बैठ तसल्ली से कविताएं पढ़े बिना। नहीं मरूंगी किसी शाम अचानक पहाड़ को जाती बस में सवार हुए बिना, बगैर किए इंतजाम और सूचना दिए बिना। और फिर लौटूंगी एक दिन बिल्कुल जिंदा। भेड़ें सब आजाद हैं। अपनी बालकनी से थूक सकती हैं सीमा में घुसते शत्रु की आक्रामक मुद्रा पर। खुशी से उछल सकती हैं मेरी कृपा पर, गा सकती हैं गीत मेरी प्रशंसा के, मांग सकती हैं माफी, रगड़ सकती हैं नाक। मालिक ने कहा भेड़ें सब आजाद हैं बाड़े में। ये अगली कविता है जिसका शीर्षक है तुम वन की चिड़िया हो क्या। तुम वन की चिड़िया हो क्या, सर पर सवार होकर कोई पूछे तो गड़बड़ा जाता है हिसाब तुम्हारा। किसी के ललकारने पर दिखा नहीं सकती अपना हुनर, करने लगती हो गलतियां। वन की चिड़िया हो, डाल पर बैठोगी, हवा से करोगी बातें, बारिश से हो जाएगा याराना, फुदकोगी घास पर, अपनी चोंच पर करोगी भरोसा, नहीं लोगी तिनका किसी की मुट्ठी से। वन की चिड़िया हो क्या, घुटन होती है तुम्हें इस कदर कि खुला खुला चाहिए जीवन आसमान की तरह। खुद चुनोगी अपना ठौर, थकोगी, पस्त होगी, पत्तियां छिपा लेंगी तुम्हारा प्रेम। नहीं गाओगी हमारी फरमाइश पर, बस तुम्हें दूर से देखें। वन की चिड़िया हो क्या, पहचानती नहीं बहेलिया। और ये आखिरी कविता है जिसका शीर्षक है मैं सिर्फ एक पत्थर थी। मैं सिर्फ एक पत्थर थी, इतनी छोटी कि मुट्ठी में बंद करके खेल सको बच्चों के साथ। गैस करो, सिर्फ एक पत्थर, इतनी सपाट कि किसी के पैर में नहीं चुभ सकती थी जब वो निकला हो जंगल की सैर पर। सिर्फ पत्थर, इतनी हल्की जिसे पूरे दम से उछालो तो देर तक रहे हवा में अदृश्य। पत्थर सिर्फ, चिकनी जैसे झूठ, पीली जैसे बुखार। होती मैं कितनी मुनासिब अगर टूट न जाती। धन्यवाद। मुक्तिबोध की कविताएं इस बात की गवाह हैं कि उन्होंने अपने समय को और भविष्य को कितना सही सही पहचाना था। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज मुक्तिबोध को उनकी प्रखर बौद्धिकता और इनकार के हट के जरिए याद कर रहे हैं। पेश है उनका स्तंभ
दूसरी आवाज। नमस्कार। आज 11 सितंबर है, जो संयोगवश गजानन महामुक्तिबोध की पुण्यतिथि भी है। मैं 23 बरस का था जब आज ही के दिन 1964 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अस्पताल के एक कमरे में रात को 9 बजे के बाद मुक्तिबोध का देहावसान हुआ था। मैंने इससे पहले किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देखा था। दुर्भाग्य से ऐसे पहले व्यक्ति मुक्तिबोध थे। हिंदी के साहित्य जगत को ये पता है कि मुक्तिबोध अपने जीवन काल में अपना पहला कविता संग्रह भी प्रकाशित होते नहीं देख पाए। उनका पहला कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। जब वो बीमार थे, बल्कि जब से वो दिल्ली आए थे, तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हस्तक्षेप से वो अचेत ही थे और सिर्फ अपनी मां को कभी कभी पुकारते थे। उन दिनों अस्पताल में उनकी देखभाल करने वाले जो लोग थे, उनमें नेमीचंद्र जैन का परिवार था, मेरी भाभी पत्नी रश्मि भी थी, बल्कि उनसे मुलाकात उसी दौरान हुई। शमशेर बहादुर सिंह थे और उनको देखने, उनका हालचाल जानने उस समय हिंदी साहित्य का लगभग हुज हू आता था। राम मनोहर लोहिया, अज्ञे जिन्हें हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था और उससे वो ठीक हुए थे, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माछवे, भारत भूषण अग्रवाल, अजित कुमार, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, ऐसा कोई लेखक ही नहीं था दिल्ली में उस समय जो एम्स न गया हो मुक्तिबोध को देखने। अब मुक्तिबोध को उनकी मृत्यु की ट्रेजेडी के कारण ही याद नहीं करना चाहिए। उनको याद करने का ज्यादा बड़ा बौद्धिक और सांस्कृतिक कारण ये है कि उनकी कविता हमारा ये जो भयानक समय है, इसका जो लगभग अतिरंजित यथार्थ है, उसको इतने बरस पहले, इतने दशकों पहले, लगभग 6 दशक पहले हूबहू नक्श देती है। मैं देख रहा था, पहली ही कविता है मेरे पास, चांद का मुंह टेढ़ा का पहला संस्करण है। पहली कविता है भूल गलती, और उसमें जो एक बिंब है वो आप देखें कि किस कदर सीधे हमारे समय को व्यंजित करता है। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर छलकते लाल दम्बे दाग बहते खून के। वो कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता बेखौफ, नीली बिजलियों को फेंकता
खामोश, सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी, अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, नामंजूर हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। क्या हमारे समय में जो हो रहा है, जो सुल्तानियत हमको हर दिन डरा रही है और हमारे ईमान को बार बार एक तरह से कैद कर रही है, क्या ये समय हट इनकार का करने का नहीं है? इसलिए मुक्तिबोध को याद करना सिर्फ एक बड़े कवि को याद करना नहीं है, बल्कि इस बात को भी कभी एहतराम करना है कि कैसे कविता हमारे जीवन, हमारे यथार्थ, हमारे आसपास की सच्चाई को इतने दशकों पहले पहचान लेती है, ताड़ लेती है और एक तरह से वो पूर्वाभास है, पूर्ववाणी है कि भारतीय लोकतंत्र में क्या होने जा रहा है। उनकी कविता अंधेरे में तो इसका बहुत अद्भुत उदाहरण है और उसका उल्लेख भी हुआ है, उसकी विवेचना भी हुई है। मुक्तिबोध को अपने जीवन में इसकी आश्वस्ति नहीं हुई कभी कि वे बड़े लेखक हैं। उनको आश्वस्त कराने वाले जो लोग थे उनमें मैं भी था, हालांकि मेरी क्या उम्र थी और मेरी क्या हैसियत थी। 23 बरस का था जब उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो लोग उनको आश्वस्त कराने की कोशिश करते रहे और कुल मिलाकर विफल होते रहे, उनमें नेमिचंद्र जैन, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा, हरिशंकर परसाई, प्रमोद वर्मा जैसे लोग थे। अपने को लगभग होम करते हुए मुक्तिबोध ने जो कविता लिखी वो सिर्फ अपने समय में ही इनकार का हठ नहीं थी, वो हमें ये याद दिलाती है कि हमारा समय भी इनकार का है, इनकार के हठ का है, भले उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बढ़ती महंगाई गरीबों के लिए एक जहर की तरह है, लेकिन यदि जहर भी महंगा हो जाए तो गरीबी का मारा, महंगाई का मारा आत्महत्या कैसे करेगा? जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज महंगाई की इसी विडंबना पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखते हैं उनका स्तंभ, ना काहू से बैर। महंगाई का जहर, ये मेरी रचना का शीर्षक है। सुनिए। महंगाई इतनी बढ़ी कि जीना असंभव हो गया, रोजगार रहा नहीं, उधार की गलियां बंद। उसने आत्महत्या की सोची उस आदमी ने। वो आम आदमी जहर खरीदने चला। जेब में अंतिम 100 रुपये का नोट था। इससे वह 1.25 किलो प्याज, 300 ग्राम लहसुन या 2 किलो टमाटर खरीद सकता था, परंतु महंगाई के रहते हुए इन चीज़ों का स्वाद बदल चुका है। वो उसने जाकर 100 रुपये दिए और जहर मांगा काउंटर से। उसने कहा 20 रुपये और दें। उसने कहा 20 रुपये और दें। 20 रुपये और क्यों? क्योंकि इस शीशी का दाम आजकल 120 हो गया है साहब, बढ़ गया भाव जहर का। उसने ऐसा रैपर घुमा के देख के बताया, ये तो बहुत महंगा है साहब। और है तो जहर यार, क्वालिटी के तो पैसे लगेंगे भाई साहब। कल के दिन एक काम नहीं किया, आपने जहर खाया और कोई काम नहीं किया, तो फिर क्या होगा?
फिर तो आप ही हमें बदनाम करेंगे ना, हमारी दुकान की बदनामी होगी कि जहर नकली रखते हैं। कोई सस्ता जहर नहीं आता था, कोई पुड़िया उड़िया। ये शीशी तो अमीरों के लिए बनी लगती है। तुम्हें नहीं पता, अमीर तो हीरे की कनी चाट के मरते हैं भाई साहब। मरते टाइम भी उनको अपना स्टेटस देखना होता है। सर कोई सस्ता सा दिखा देते। देखो हम सस्ता जहर रखते नहीं, कल को तुम ही आकर शिकायत करोगे कि हम तो मरे ही नहीं। देखिए सस्ता हो पर असली जहर हो, ऐसा कुछ दे देना यार। असली ही दे रहे हैं तो पड़ेगा 120 में। खुद देख लो शीशी पे आई, और देखो ISI मार्क वाली शीशी है भाई, दाम भी पढ़ लो। पर मेरे पास तो बस 100 है, तो यार जब 120 हो जाए तब ले जाना। ऐसा वो 100 के 120 की उम्मीद होती तो मैं मरता ही क्यों। आप मुझे उधार नहीं दे सकते सर, तुम तो मर जाओगे यार, चुकाएगा कौन। जहर के धंधे में कोई उधार चलता है? नहीं, मेरी मृत्यु के बाद, मरने के बाद कुछ सरकारी अनुदान मिलेगा, होता है ये। सरकार इस मामले में संवेदनशील है, तो हमारे जीने में कोई सहायता करे ना करे, मरने पर एक अनुग्रह राशि जरूर मिलती है। तो तब वो तुमको 20 का नोट दे देंगे आके, मैं ब्याज के दे देंगे। तेरे मरने के बाद मुझे क्यों कोई देगा। मैं अपने आत्महत्या के नोट में आपका नाम लिख जाऊंगा कि 20 रुपए इनको। यार आत्महत्या के पत्र में मेरा नाम डालेगा, अबे मरवाएगा मुझे। 20 की जगह हजारों खट लग जाएंगे मेरे। तो ऐसे ही दे दो ना सर, आज जीवन भर आपका एहसान मानूंगा। अभी मर जाएगा तो काहे का जीवन भर। सर दुआ के चक्कर में अपना धंधा नहीं खराब कर सकते। हम ऐसे ही दुआओं में पैसा डुबोते रहे तो एक दिन तो हम भी जहर की शीशी खोजते फिरेंगे। थोड़ी मदद कर देते मालिक। अच्छा यार, तुम जहर खाने की रईसी छोड़ो ना, किसी ऊंची बिल्डिंग में कूद क्यों नहीं जाते, या रेल की पटरी पर लेट जाओ। ये 100 रुपए दाह संस्कार में काम आ जाएंगे। अरे सर 100 रुपए में काहे का दाह संस्कार होता है, इसमें तो इतनी लकड़ी भी नहीं मिलेगी कि प्राणी ठीक से झुलस जाए। तो नदी में कूद जाओ यार, एक बार सांस टूटी तो बहते हुए इतने दूर निकल जाओगे कि तब घर वालों को तुम्हारे दाह संस्कार का भी चिंता नहीं करना पड़ेगी। सर हम जैसे लोगों को कहाँ किसी कौन पता करता है। पर ये बताओ, मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों क्या होगा, सोचा है सर? सर वही होगा जो अभी हो रहा है। मेरे जिंदा रहते हुए भी वे भूखे पेट सोते हैं, मेरे मरने के बाद भी भूखे से पेट रहेंगे। महंगाई उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी साहब। तुम परेशान मत हो, तुमने सरकार का बयान नहीं पढ़ा? उन्होंने तो कह दिया है 3 महीने में महंगाई कंट्रोल आ जाएगी। तब तक थोड़ा जिंदा रहने की कोशिश करो ना 3 महीने, फिर देखो तेरी ऐश। महंगाई खत्म, फिर देखना फिर काहे की जहर। सर आदमी अफवाहों पर जिंदा नहीं रह सकता, आप 100 में ही दे देना सर ये। चलो 115 पर बात पक्की, 115 दो और जहर की शीशी तुम्हारी। इतना महंगा जहर कटकने की हिम्मत नहीं पड़ेगी सर, कंठ में रखा रह जाएगा। अच्छा भगवान शंकर बनना चाहता है? शंकर जी की टेम्पर जहर इतना कहाँ महंगा था साहब। महंगाई की बहस में भगवान का नाम मत लो, लोग सांप्रदायिक करार कर देंगे तुमको। अब गरीबों का तो दुनिया में बस एक ही संप्रदाय होता है, जैसे महंगाई बढ़ाने वालों का संप्रदाय भी सारी दुनिया में एक ही होता है। यार तेरी बातें इतनी बढ़िया हैं कि तुझे मुफ्त में जहर देने का मन कर रहा है, तो दे देना प्लीज। अच्छा एक काम करते, तू 10-12 दिन देख ले, ट्रायल पीरियड मान ले। महंगाई अगर ऐसी बढ़ती रही तो बस तू महंगाई से मर जाएगा, क्योंकि महंगाई से प्रभावशाली और कोई जहर नहीं। अब बच जाए तो मेरे से शीशी 100 रुपए में ले जाना, मैं तेरे लिए द्राम फ्रीज कर रहा हूं। तो महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी अभी मरा नहीं है, हो सकता है कि आम आदमी को उस जहर की बोतल की जरूरत नहीं पड़े। महंगाई को देखते हुए लगता तो यही है। वरिष्ठ कवि मिथिलेश श्रीवास्तव अपनी प्रतिबद्धताओं और तेवरों के लिए जाने जाते हैं। रंगकर्मी हबीब तनवीर को समर्पित उनकी कविता इसका प्रमाण है। आइए आज उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। नमस्कार, मैं मिथिलेश श्रीवास्तव आज इस मंच की ओर से
मैं अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगा। तो पहली कविता है एक नागरिक का बयान। इस कविता को मैंने इतिहासकार इरफान हबीब को समर्पित किया है। तो एक नागरिक का बयान। बौद्ध मठों को तोड़कर मंदिर बनाए गए, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए, मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़कर एक दिन बौद्ध मठ बनाए जाएंगे। बौद्ध मठ नहीं थे तब भी इंसानियत बची हुई थी, मंदिर नहीं थे तब भी इंसानियत बची हुई थी, मस्जिद नहीं थे तब भी इंसानियत बची हुई थी, नए नए मंदिर बनेंगे तब भी इंसानियत बची रहेगी। जब भी तोड़े जाते हैं बौद्ध मठ, मंदिर और मस्जिद, जब भी तोड़े जाते हैं बौद्ध मठ, मंदिर और मस्जिद, कुछ हजार लोग मारे जाते हैं, कुछ हजार लोग बेघरबार हो जाते हैं, कुछ हजार बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, खून के अरबों खरबों कतरे मिट्टी में सोख लिए जाते हैं, इंसानियत को कंधे देने वाले कुछ लोग कम हो जाते हैं, इंसानियत को रक्त देने वाले कुछ लोग कम हो जाते हैं, इंसानियत फिर भी बची रह जाती है अगले विध्वंस में कुचले जाने के लिए। इंसानियत फिर भी बची रह जाती है और फैलती रहती है जैसे फैलता है अनंत अनंत तक। इंसानियत और अच्छे रक्त के आखिरी कतरे तक पहुंचने और रक्तपात करने के वास्ते बौद्ध मठों, मंदिरों, मस्जिदों को तोड़ रहे हो कि तोड़ते तोड़ते खुद तुम्हारा दम घुट जाएगा, कि किसी अस्पताल में तुम अंतिम सांस लोगे, किसी बौद्ध मठ, मंदिर, मस्जिद में नहीं। मंदिर बनाने से मस्जिद ढह नहीं जाएगा, वह तो रहेगा इंसान की धड़कनों में। जिसने भी तोड़ा होगा बौद्ध मठ, मंदिर, मस्जिद, अधिक से अधिक 100 साल जिया होगा, 110 साल जिया होगा। रक्तपात में मरने वालों की उम्र उसे नहीं मिलती, उनके वंशजों का अता पता अब नहीं, कहीं तुम उन्हीं के वंशज तो नहीं हो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? पहेली है, तुम नहीं जान सकोगे। मैं वही इंसान हूं जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस में बचा रह गया, जिसे तुमने दिल्ली के दंगों में मारना चाहा। मैं बचा रहा और मैं बचा रहूंगा तुम्हें जाते हुए देखने के लिए। अगली कविता है अंतर्विरोध। यह भारतीय नागरिकों को समर्पित कविता है। अंतर्विरोध। जो प्रतिनिधि हैं जानी पहचानी लीक पर चलते हैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वे सामने भी नहीं देखते, लोगों को रौंदते और कुचलते हुए बढ़ जाते हैं। मैं रोज रौंदा हुआ हाशिए पर छोड़ दिया जाता हूं। मैंने उन्हें अपना वोट नहीं दिया, फिर भी
वे मेरे आभारी हैं। उनके आभार के भार से दबा हुआ मैं चीखता हूं। अगली बार भी उन्हें अपना वोट नहीं दूंगा, फिर भी वे आभारी हैं। उनके आभार से मैं तिरस्कृत हो जाता हूं। वे मुझे अपना विरोधी नहीं मानते हैं और इस तरह मेरे प्रतिरोध का हक वे मुझसे छीन लेना चाहते हैं। वे मुझे एक पुतले के रूप में देखना चाहते हैं। जो निर्वाचित हैं, जो 5 साल उन्हें मिले हैं, उसकी फिक्र उन्हें नहीं होती। सूरज अगले जो निर्वाचित हैं, जो 5 साल उन्हें मिले हैं, उसकी फिक्र उन्हें नहीं होती। अगले 5 साल को लेकर आश्वस्त रहना चाहते हैं। जो निर्वाचित हैं, निर्वाचित ही रहना चाहते हैं। लोग कुड़मुड़ाते हैं और मुर्गे की बांग को सवेरा समझ लेते हैं। सूरज के रोज पूरब में उगने को सवेरा समझ लेते हैं। आकाश में तारों के विलुप्त हो जाने को सवेरा समझ लेते हैं। बच्चों का पीठ पर बस्ता लादे स्कूल जाने सवेरा नहीं होता। बिस्तर से उठना और चाय की प्रतीक्षा करना सवेरा नहीं होता। सवेरा होता क्या है? मालूम नहीं, क्योंकि सवेरा होना अभी बाकी है। जो निर्वाचित हैं, बंद दरवाजों के भीतर मिलते हैं। कुछ कहते हैं, कुछ चुप रहते हैं। जो कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं। स्वप्नहीनता उनकी लाचारी है। जो चुप रहते हैं, वे सहमे रहते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। सभी सब कुछ छुपाते हैं एक दूसरे से, हमसे भी। कुछ पक्ष में होते हैं सत्ता के, कुछ विपक्ष में होते हैं सत्ता के इर्द गिर्द ही रहते हैं दोनों पक्ष के निर्वाचित। जो अमीर हैं, वही निर्वाचित हैं। उनके सामने एक बुलंद दरवाजा है, जिसके पट उनकी ओर उनके लिए ही खुलते हैं। चुपके से उस दरवाजे के भीतर वे दाखिल होते हैं। उनको लगता है उस पर सिर्फ उन्हीं का हक है, सिर्फ उन्हीं का हक है। वे आश्वस्त हैं कि उन्हें कोई देख नहीं पाएगा। जो गरीब हैं, कहते हैं यही उनकी किस्मत है, इसी में हम मगन रहेंगे। उनके गालों पर लुढ़कता है आंख का पानी। वे कहते हैं हाथ जोड़कर खड़े रहना उनकी दुर्बलता नहीं, किस्मत है। शायद उनकी आत्मा में कील की तरह कुछ धंसा हुआ है। जो गरीब हैं, यही सोचते हैं दुनिया फरेब नहीं है। वह तो रहने की चीज है। उसे साफ सुथरा रखना उन्हीं का काम है। वे दुनिया का मलबा साफ करते हैं। उनके गालों पर नदियां सूखती नहीं हैं। उनके गालों पर पानी के बहने के कई दाग हैं, जो कभी मिटते नहीं। जो नारे लगाते हैं, जो जोश में गाते हैं, जिनके पांव जमीन पर थिरकते हैं, जो अपने लंबे आलाप में ईश्वर को आवाज देते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि और अमीर को मुआफ करते हैं, अपने
बच्चों की सलामती की दुआ मांगते हैं, अपने पड़ोसी को हत्यारों से बचा लेते हैं, दंगों में सांप्रदायिक होने से इनकार करते हैं, जो देखते हैं और देखे हुए को बोलते हैं, जो गरीब हैं उम्मीद करते हैं उनके साथ जो होगा न्याय पूर्ण होगा। तो आपको मेरी कविताएं पसंद आई होंगी। मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।